नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल को लेकर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। पर अभी रफाल को लेकर फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे कंसर्न भारत के सामने आने वाले हैं। इस रिपोर्ट को फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेस फोर्स के एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार किया गया, जिसका नाम द फ्यूचर ऑफ एयर सिक्योरिटी मास्टरिंग द स्काई इन हाई इंटेंसिटी रखा गया है। ये रिपोर्ट 114 पेजेस की है और इसमें बताया गया कि हाई इंटेंसिटी फाइट्स में रफाल इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंच पायलट्स जो रफाल जेट्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि अमेरिकन ऑरिजिन F-35 के साथ एक्सरसाइज में यूज करते हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इसमें यह भी बताया गया कि रफाल की वर्तमान की सेंसर के साथ किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ लड़ाई लड़ना या जीतना इम्पॉसिबल होने वाला है। भारतीय वायुसेना, जो कि पहले से ही 36 रफाल जेट को खरीद चुकी है और एडिशनल ऑर्डर करने का विचार कर रही है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपने स्ट्रेटेजिक रोल को मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में रीअसेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से रफाल को J-20 को काउंटर करने का एम रखे देखा जा रहा था। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है तो भारत को इस प्लेटफॉर्म में हैवी इन्वेस्टमेंट करने की एफिशिएंसी पर सवाल उठाना पड़ सकता है। चाइना की बाद पाकिस्तान अभी J-35 को और कान जैसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाली, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्टेल्थ गैप को क्रिएट करने वाला है। और जब तक हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आते हैं तो हम उनको काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंच रिपोर्ट के मुताबिक रफाल मॉडर्न डॉग फाइट में, खास करके VVR डॉग फाइट में स्टेल्थ टारगेट के साथ एंगेज होकर जीत नहीं सकता, क्योंकि मॉडर्न VVR फाइट में जो पहले दुश्मन को डिटेक्ट करता है वही पहले फायर कर पाता है। तो भले ही हम रफाल के रडार और इसकी सेंसर पैकेज को कितना भी अपग्रेड कर दें, लेकिन जो स्टेल्थ फैक्टर होता है वो हमेशा VVR फाइट में 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक स्टैंड ऑफ एज देने वाला है। हालांकि रफाल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काफी बेहतरीन है, जिससे मॉडर्न मिसाइल को डिफीट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रफाल को स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने में और उनके ऊपर मिसाइल को लॉन्च करने में काफी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम एमका के लिए डेवलप किए जाने वाले 110 किलोटन क्लास की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी एमका के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करने की रेस में सफरान सबसे आगे चल रहा है, जो कि अपनी इंजन की 100% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट्स को भी भारत को ऑफर करने की बात सामने आ चुकी है। जिस वजह से अगर हम सफरान के साथ मिलकर एरो इंजन को बनाते हैं तो आगे चल के हम इसे हमारे खुद के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी सफरान की तरफ से अपनी इस ऑफर को रिवाइज किया जा रहा है, और रिवाइज्ड ऑफर के मुताबिक सफरान का कहना है कि अभी जिस इंजन को डेवलप किया जाने वाला है, इसका डायमेंशन वर्तमान की M88 सीरीज के इंजन के साथ सिमिलर होने वाला है, और बिना कोई मेजर मॉडिफिकेशन के इस इंजन को रफाल में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी रफाल में जिन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैक्सिमम 75 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में भारत चाहे तो अपनी रफाल में मौजूद M88 सीरीज की इंजन को रिप्लेस करके अपनी खुद की 110 किलोटन क्लास की इंजन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे रफाल की थ्रस्ट आउटपुट एक बहुत ही बड़ी मार्जिन के साथ इंक्रीज होने वाला है, जिस वजह से रफाल की स्पीड और सर्विस सेलिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव होने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 36 रफाल मौजूद है और नेवी भी 26 के आसपास रफाल को खरीदने वाली। इसके अलावा मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर भी 36 रफाल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो फ्यूचर में कुल मिलाकर भारत 100 के आसपास रफाल को ऑपरेट करने वाला है, और हर एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान 2 से 3 बार इंजन को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर इंडिजिनस इंजन को हम रफाल में इस्तेमाल कर पाते तो आगे चल के हमें M88 सीरीज के इंजन के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी खुद की इंजन एग्जिस्टिंग इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाएगा, और कई मामलों में रफाल की एग्जिस्टिंग इंजन से बेहतर भी होने वाला है, और इससे हमारे लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अभी सामने आई है, जिसमें सऊदी अरेबिया को एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATGS का अगला पोटेंशियल कस्टमर माना जा रहा है। पहले सऊदी अरेबिया ने भारत 42 गन्स का ट्रायल किया था, लेकिन उसके बाद ये डील फाइनल नहीं हो पाया था। अब सऊदी अरेबिया का ATGS में नए सिर से इंटरेस्ट दिखाना भारत फौज और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है।
एडी जिसका डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और भारत फौज की पार्टनरशिप में किया गया था और ये इंडियन आर्मी की मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस हाउजर की जरूरत को पूरी करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस सिस्टम में एक्सटेंडेड रेंज, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और एनहांस्ड मोबिलिटी जैसे फीचर दिए गए थे जो इसे पुरानी आर्टिलरी सिस्टम से काफी एडवांस बनाते हैं और इस वजह से अभी ग्लोबल लेवल पर भी इसे एक कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरेबिया का इंडियन आर्टिलरी सिस्टम में दोबारा इंटरेस्ट दिखाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी सऊदी मिलिट्री की तरफ से भारत 52 गन का ट्रायल किया गया था जो GC45 टोड हाउजर का एक डेरिवेटिव वेरिएंट है। यह हाउजर ओरिजिनली कनाडियन आर्टिलरी एक्सपर्ट जेरल्ड बुल के स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन की तरफ से डिजाइन किया गया था और ये पहले से ही सऊदी आर्मी की सर्विस में शामिल है। इस लिनेज की वजह से सऊदी मिलिट्री को भारत फौज के आर्टिलरी सोल्यूशन पर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम उन सिस्टम के साथ काफी फेमिलियर जो वो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में खास करके इंडियन आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हो रही है और इवन यूरोपियन मार्केट में भी इनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। पहले ही भारत की तरफ से 307 AT जिसको अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया चुका है और अभी आर्मेनिया को भी इसको एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिस वजह से अभी ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे करके इंडियन आर्टिलरी गन्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। अगला अपडेट आर्म्ड यूएवी को लेकर है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडी जो कि डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, अभी आर्चर शॉर्ट रेंज अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि SR UAV की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने की तरफ बड़ा कदम लेने वाली। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को अभी आर्चर SR UAV के साथ इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही है, जो इस UAV की प्रिसिजन स्ट्राइक मिशन के लिए एक फॉर्मिडेबल वेपन बनने वाली है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन है जो कि एंटी एयरफील्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। ये करीब 125 kg का और ये कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज से फायर किया जा सकता है, जिस वजह से रनवे, हैंगर्स, रडार इंस्टॉलेशन जैसे एयरफील्ड के क्रिटिकल एसेट को सेफ डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 का लाइटवेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे अनमेन्ड एरियल प्लेटफॉर्म जैसे कि आर्चर SR UAV के लिए एक आइडियल पेलोड बनाने वाली, जो कि इस UAV की इफेक्टिवनेस को और भी बढ़ाने वाला है। आर्चर SR UAV पहले से ही अपनी वेपन डिलीवरी कैपेबिलिटीज को ईयरली ट्रायल के दौरान डेमोन्स्ट्रेट कर चुका था, लेकिन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के इंटीग्रेशन के लिए इसमें कुछ नए अपग्रेड किए जा रहे हैं। ये UAV कम से कम 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को कैरी करने वाला है, जो इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने वाली है। ये इंटीग्रेशन आर्चर UAV को एक हाईली इफेक्टिव प्रिसिजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इवॉल्व होने में मदद करने वाला है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकती है और ये सिर्फ इंडियन मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि आगे चल के इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए भी एक नया रास्ता खोलने वाला है। अगला अपडेट स्ट्राइकर व्हीकल की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि स्ट्राइकर व्हीकल का इवोल्यूशन अभी कंप्लीट कर लिया गया है, जिसे सितंबर 2024 में लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड टेरेन में टेस्ट किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रायल एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन और ऑपरेशनल चैलेंजेस को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, जिसमें स्ट्राइकर APC की मोबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया जा रहा था। लद्दाख जैसे टफ टेरेन में होने वाले 3 हफ्ते तक चलने वाली ट्रायल के दौरान स्ट्राइकर APC को डाइवर्स टेस्ट से गुजरना पड़ा था। इन टेस्ट का फोकस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इसकी परफॉर्मेंस को समझना था, जो भारत की नॉर्दर्न बॉर्डर पर ऑपरेशनल चैलेंजेस को डिस्प्ले करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने स्ट्राइकर की इंजन को लेकर काफी इशू जताए। कैटरपिलर C7 इंजन जो कि 350 हॉर्स पावर को जनरेट कर सकता है, स्ट्राइकर व्हीकल में इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी को लगता है कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए इसे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें एयर डेंसिटी कम होने की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगर डील प्रोसीड होती है तो इंडियन आर्मी स्ट्राइकर APC की इंजन अपग्रेड को प्रायोरिटी देने वाली है, जिसमें 600 HP की इंजन का डिमांड किया जा सकता है। ये अपग्रेड लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड वॉर जोन में बेटर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर पाएगा। ट्रायल के दौरान स्ट्राइकर को जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इक्विप किया गया था, जिससे इसकी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट किया गया था। ये कन्फिगरेशन मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो के लिए एक इफेक्टिव फायर पावर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, जो आर्मी की मैकेनाइज्ड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को काफी हद तक इंप्रूव करने वाली। अभी अगर इंडियन आर्मी स्ट्राइकर APC को अडॉप्ट करती है तो इसमें सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, जो को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। ये इंश्योर करेगा कि स्ट्राइकर APC को इंडियन टेरेन और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई किया सकेगा, जिससे इंडियन आर्मी को हाईली कैपेबल आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मिले, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए बेटर प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ सकेगा। लेकिन वहीं पर हमारे पास पहले से ही DRDO की तरफ से डेवलप किए गए WHAV व्हीकल मौजूद है, जो कि कई मामलों में स्ट्राइकर व्हीकल
व्हीकल से बेहतर है। इसको पहले से ही इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया गया था और ये पहले से लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर कर चुका था। तो अभी इसे किस वजह से सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके जगह पर इंपोर्टेड सिस्टम को प्रेफर किया जा रहा है, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।